लोगों को पवित्र करने वाली पावनी माँ गंगा की इस धरती पर आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं। मैं आभारी हूँ आदरणीय पद्म प्रकाश जी का और भारतीय मानक ब्यूरो का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस तीर्थ नगरी में, इस संत नगरी में, हिंदुस्तान की धर्म नगरी के मुकुट शिरोमणि शहर में गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। साथियों, मैं इस समय एक जागरूकता अभियान के तहत हरिद्वार में आया हूँ। हरिद्वार मैं अक्सर आता रहता हूँ। माँ गंगा की कृपा से मुझे यहाँ 12 मासा करने का भी अवसर मिला है। पूरे 12 महीने मुझे हर की पौड़ी पर स्नान करने का मौका मिला और समय समय पर माँ मुझे बुलाती रहती है या मेरा आना होता रहता है। लेकिन आज इस पवित्र के कार्य के साथ एक और पवित्र उद्देश्य हमारी इस अभियान के साथ जुड़ा है। हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को जागरूक करने के महाअभियान उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा के तहत आज मैं हरिद्वार की इस पावन धरती पर हूँ। उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा 24 दिसंबर को नई दिल्ली से श्री प्रहलाद जोशी जी ने भारत मंडपम से शुरू की थी और ये हिंदुस्तान के सभी 28 प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्रों से गुजरती हुई 15 मार्च को नई दिल्ली में जाकर के संपूर्ण होगी। हिंदुस्तान के पश्चिमी हिस्से में, दक्षिण हिस्से में, पूर्व हिस्से में, पूर्वोत्तर के दूर दराज के क्षेत्रों में, मध्य में ये यात्रा उत्तर पूर्व सब करती हुई अब अपने अंतिम चरण में उत्तर भारत में यहाँ पहुँच चुकी है और आज हम उत्तराखंड में इस यात्रा के तहत मौजूद हैं। साथियों, उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत क्यों है? क्यों देश में उपभोक्ताओं को संरक्षण करने वाले कानूनों को बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों हमें अपने उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जानने की जरूरत है? आज बाजार की स्थिति क्या है? क्यों ये सब कानून बनाने पड़े हैं और क्यों एक इस जागरूक मिशन के तहत हम जाकर हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों को इसका संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये बातचीत मैं आप लोगों के साथ करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच संजय जैन जी जैसे यहाँ के अग्रणी शख्सियतें, बहुत सारे आप में से सभी मुख्य प्रमुख लोग हैं, और सरोज त्रिपाठी जी जो भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री भूप सिंह पाल उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं और राष्ट्रीय महासचिव तिरुनागर वसु जी भी हमारे बीच है। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। साथियों, जब हम महान भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुस्तान के इतिहास की बात करते हैं गंगा के इस किनारे से, तो हमें गर्व का अनुभव होता है कि जो हमारा स्वर्णिम काल रहा है, उस जमाने में हिंदुस्तान का उपभोक्ता बहुत ही संरक्षित उपभोक्ता था। इस देश में 2000 साल पहले ऐसे कानून बने थे कि नापतोल में गड़बड़ी नहीं हो, वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर गड़बड़ी नहीं हो। आप लोगों में से बहुत से लोग जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों का अगर आपने प्रतिनिधित्व किया है, देखते होंगे कि दूध वाला जब दूध देता था, अब तो हम थैली में दूध आते हैं, जब वो तोल करके हमें दूध देता था तो ऊपर से थोड़ा सा दूध और डालता था। जिस बर्तन से वो नाप के देता था उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध और डालता था। क्या आप लोगों ने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि इस देश में 2000 साल पहले ये कानून बना था कि जिस बर्तन में दूध नाप कर दिया गया है, उस बर्तन के अंदर जो दूध लगा रह गया है उस पर भी कंज्यूमर का हक है, लेने वाले का हक है। इसलिए उसे ऊपर से उसमें से थोड़ा दूध देना होता था। लेकिन 2000 साल के इस इतिहास के दौरान हमने लंबे समय तक गुलामी को भोगा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति धूसरित हुई है। गुलामी के इस दौर में बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों के बीच हिंदुस्तान का उपभोक्ता, जो किसी जमाने में दुनिया का सबसे संरक्षित उपभोक्ता था, दुनिया के सबसे शोषित और पीड़ित उपभोक्ताओं में बदल चुका है। आज हम बाजार में जाते हैं, कोई भी खाने पीने का सामान अगर आप लेके आते हैं, उसकी शुद्धता और गुणवत्ता चिंता का बहुत बड़ा विषय है। खाद्य पदार्थों में मिलावट आज ये केवल हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए स्वास्थ्य के गंभीर संकट खड़े कर रही है। आज आप देख रहे हैं घर घर में कैंसर की बीमारी
किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, तमाम तरह के जो रोग है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि खाने पीने का जो सामान बाजार में बिकता है वो उस गुणवत्ता का और उस शुद्धता का नहीं है जैसा उसे होना चाहिए था। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर आप फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। एक सेब रोज खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज स्थिति क्या है? मोम की पॉलिश से सेब बाजार में आ रही है और घातक रसायनों से, हैजार्डस केमिकल से हमारी सब्जियां और फल पकाए जाते हैं। तो जो फल और सब्जियां हमारे को स्वास्थ्यवर्धक थी वो आज हमारे लिए जानलेवा बीमारियों का कारण बन गई है। नापतोल में गड़बड़ी की स्थिति आप सब लोगों के सामने आती ही रहती होगी। पहले हम कहते थे जब नापने वाले बर्तन को नीचे से थोड़ा ठोक लो, नाप कम हो जाएगा। डंडी मारते, तराजू में रबड़ लगाते हैं, नीचे चुंबक लगाने की बातें आपने सुनी होगी कि आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में पहुंच गए हैं। जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चिप के जरिए पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूर वो रिमोट से आप बटन बंद करके आपका पेट्रोल कम कर देता है। क्या हम उस सब चीज़ के लिए अवेयर हैं? क्या हम जानते हैं कि बाजार आज भ्रामक विज्ञापनों से भरा है? वस्तुओं के बारे में गलत सलत जानकारी हमें दी जाती है। अनुचित व्यापार व्यवहार की पद्धतियां बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण का बड़ा जरिया बन रही है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उसे सुनिश्चित बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गाढ़ी मेहनत का कमाई का पैसा हम किसी वस्तु या सेवा के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके बदले जो वस्तु और सेवा जिस रूप में हम लेना चाह रहे थे हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सुनिश्चित बनाना उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आता है। इस देश में 1986 में हमारे प्रयासों से उपभोक्ता संरक्षण कानून पास हुआ। इस उपभोक्ता संरक्षण कानून ने हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को 6 महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग आज भी इन अधिकारों के बारे में परिचित नहीं है। 40 साल के बाद भी बाजार में इन अधिकारों की क्रियान्विति की बहुत प्रभावी स्थिति नजर नहीं आती। आप लोगों को जानना चाहिए कि ये 6 अधिकार क्या हैं और कैसे हम इनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसका संदेश देने के लिए मैं आज आपके बीच हूं। सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। बाजार में ऐसे कोई भी वस्तु या सेवा नहीं बेची जानी चाहिए जिससे आपके जान या माल का कोई नुकसान हो सके। यह हर कंज्यूमर का राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया है। इलेक्ट्रिक स्विच यहाँ लगा हुआ है, बिजली का खटका है, घर का हर बच्चा भी लाइट जलाने के लिए इसको काम में लेता है। अगर ये निश्चित गुणवत्ता का नहीं होगा तो करंट लगने से जान जा सकती है। एक बहुत छोटी सी चीज, हम सब लोग रसोई गैस में आज रसोई गैस काम में लेते हैं। अगर उसका चूल्हा, अगर उसका रबर ट्यूब, एक छोटी सी चीज है रबर ट्यूब जो सिलेंडर से लेकर के उसको जोड़ रही है, मैं सिलेंडर की बात नहीं करता, चूल्हे की बात नहीं करता, अगर रबर ट्यूब अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो जानलेवा हो सकती है। कुकर, सब लोग घर में खाना पकाने के लिए आज कुकर काम में लेने लगे हैं। अगर कुकर की स्टील या एल्युमिनियम उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का उसे होना चाहिए तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। हमने व्हीकल एक्ट के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस बात को जरूरी बनाई कि आप दोपहिया वाहन जब चलाते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है ताकि आपके जीवन की रक्षा हो सके। लेकिन अगर वो हेलमेट खुद अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो जान बचाने के लिए आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये सुनिश्चित करना कि बाजार में जो वस्तुएं और सेवाएं मिल रही हैं वो आपके सुरक्षा के लिए, आपके जान माल के लिए नुकसानकारी नहीं हो, हमारा पहला अधिकार है। और इसको सुनिश्चित बनाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आज भारतीय मानक ब्यूरो हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी है। आपने ISI के निशान के बारे में सुना होगा। हेलमेट पर ISI का निशान होना जरूरी है। चूल्हे पर, रसोई गैस के चूल्हे पर ISI का निशान होना जरूरी है। कुकर पर ISI का निशान होना जरूरी है ताकि इस बात को आप समझ सकें कि वो एक निश्चित गुणवत्ता का है और आपके लिए जान को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। लेकिन हमें से कितने लोग इन सब से परिचित हैं? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, मतलब मैंने जो बात करी, ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिना ISI सर्टिफिकेशन के बाजार में बिक नहीं सकते। उनको बनाने पर, बेचने पर और स्टोर करने पर भी जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम बिना गुणवत्ता की उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है सूचना का अधिकार।
एक आरटीआई कानून बना है, राइट टू इंफॉर्मेशन में उसकी बात नहीं कर रहा। सूचना का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण कानून में थोड़ा अलग से है, और वो इस बात की व्यवस्था करता है कि जो वस्तु या सेवा आप ले रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। उस सेवा के बारे में, उस वस्तु के बारे में, अगर वो खाने पीने की चीज है, वो क्या चीज है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आज धर्म नगरी में हूं, मैं उदाहरण दे सकता हूं, आप में से बहुत सारे साथी वेजिटेरियन होंगे जो नॉनवेज नहीं खाते होंगे। कुछ साल पहले तक बाजार में मिलने वाले खाने पीने के सामान को लेकर के हमें अंदाजा नहीं होता था कि वो वेज है या नॉन वेज है। हमने आपके सूचना के इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक हरी बिंदी और लाल बिंदी का प्रचलन सारे फूड पैकेट्स में शुरू किया। अब उसको देख करके आप फूड पैकेट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वेज होगा या नॉन वेज होगा। अगर वेज है तो उस पर एक ग्रीन बिंदी, एक हरे रंग की बिंदी बनी हुई होगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो वेजिटेरियन है उनको खाने के अंदर कोई नॉनवेज का प्रोडक्ट मिल जाए। पैकेज कम्युनिटी रूल्स के तहत हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हर प्रोडक्ट पर बनाने वाली कंपनी का नाम, कस्टमर केयर का नंबर, उसका एड्रेस, उस वस्तु के बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से छापी जानी चाहिए। उसकी कीमत, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर। कानून तो हमने बनवा दिया, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो उसको पढ़ रहे हैं? जागरूकता के अभाव में हम कानून के बावजूद भी ठगा के आते हैं, क्योंकि हम उस पैकेट को पढ़ना नहीं चाहते, उस सूचनाओं को देखना नहीं चाहते। हम में से अधिकतर लोग टमाटर सॉस का उपयोग करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि बाजार में बिक रहे 80% टमाटर सॉस के नाम से जो सामान बेचा जाता है उसमें टमाटर होता ही नहीं है, क्योंकि कोने पे लेबल पे लिखा है वेजिटेबल सॉस, कद्दू से बना है, टमाटर की खुशबू है, और हमने कभी उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की कि इसमें टमाटर सॉस लिखा है या नहीं। हम सिर्फ फोटो देख के टमाटर की खरीद के ला रहे हैं। आइसक्रीम हम सब लोग खाते हैं, 60% बाजार में जो आइसक्रीम बिक रही है उसमें दूध ही नहीं है, और हम उसमें फोटो देख करके आइसक्रीम खरीद लाते हैं बिना ये साइड में पढ़े कि इसमें लिखा क्या है, वो हम देखने की कोशिश करें। इसमें लिखा होगा डेजर्ट, फ्रोजन, ये तेल से बनता है। तो सूचना के अधिकार में हमने सुनिश्चित तो बना दिया कि आपको सूचना दी जाए, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको उसको पढ़ना है तो वो बेकार, वो कानून बेकाबू हो रहा है। एक बहुत अधिकतर यहाँ हिंदू समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हिंदू समाज में जब भी व्यक्ति का अंत होता है, अंतिम संस्कार जब हम उसका करते हैं, तो हर परिवार ये चाहता है कि अपने पिताजी को, माताजी को अंतिम क्रिया के समय कुछ देशी घी उसके अंदर काम में लिया जाए। हमने एक सर्वेक्षण किया जयपुर शहर में, 17 शमशान में जाकर के, शमशान के आसपास जो देशी घी बताकर बेच रहे डब्बे थे, भगवान कृष्ण की मक्खन खाते हैं फोटो है, पैसे भी देशी घी के ले रहे हैं, लेकिन देशी घी उसके अंदर नहीं है, पाम ऑयल भरा हुआ मिला। और हम इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके कि उसके डब्बे के कोने पे बहुत बारीक अक्षर में लिखा है पाम ऑयल, पूरे डब्बे पे देशी घी कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन उस समय सेंटीमेंट ऐसा होता है, आदमी इतना भावुक होता है, जब सामान खरीद के ला रहा होता है उसे होश ही नहीं कि वो क्या खरीद रहा है, उसको देखने की कोशिश नहीं करता, और इसका फायदा उठा करके इस तरह के बाजार में आपके साथ गड़बड़ी की जाती है। तो ये जो सूचना का अधिकार है, इसको सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए कि आप कम से कम उसको देखने की आदत डालें। बिस्लरी पानी की बोतल बहुत साल तक मिनरल वाटर के नाम से बिकती रही, जबकि मिनरल था ही नहीं, केवल ड्रिंकिंग वाटर है। इसमें हमने बारीक लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, सब लोग इसको मिनरल वाटर बोलते रहे। तो ये भ्रम का शिकार बनाकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है। तीसरा आपका महत्वपूर्ण अधिकार है जो आपको जानना चाहिए, चयन का अधिकार। और चयन का अधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है कि वस्तु, कोई भी वस्तु या सेवा आपको जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। यह आपका अधिकार है कि आप क्या वस्तु लेना चाहते हैं, कहां से लेना चाहते हैं, उसको किस ब्रांड की खरीदना चाहते हैं, किस दुकान से खरीदना चाहते हैं। हमारे पास आज भी कई जगह से शिकायत आती है कि स्कूल वाला कह रहा है नहीं, कॉपी किताब तो हमारे यहाँ से खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म ही हमारे यहाँ से, इसको हम गैर कानूनी घोषित कर चुके। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस किसी खास जगह से खरीदने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। एमपी में हमने ऐसे स्कूल वालों को जेल में डाला है कार्रवाई जब हुई है तो, लेकिन हमें पता नहीं है, हम शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते, तो हमारा शोषण बदस्तूर जारी है। चौथा अधिकार है आपका सुनवाई का अधिकार। और सुनवाई का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई सर्विस ले ली,
और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है तो आपकी बात को वापस सुना जाएगा। कोई दुकानदार ये मना नहीं कर सकता कि आपने एक बार ये सामान ले लिया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले बिलों में लिखा होता था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, हमने इसको गैरकानूनी घोषित किया है। अगर माल खराब है तो उसको बदलना होगा। इस आधार में मना नहीं करेगा कि एक बार आप मेरे यहां से माल ले गए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले एक कहावत चलती थी, क्रेता सावधान, खरीदने वाला आंख खोलकर सामान देखकर खरीदे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने उस परिभाषा को बदला और कहा विक्रेता सावधान, बेचने वाला आंख खोल करके बेचे। अगर उसने किसी तरह का गलत सामान बेचा है तो उसकी जिम्मेदारी है और उसको उसका दंड भुगतना होगा। और इसके लिए आपका 5वां और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट टू कंपनसेशन। अगर किसी वस्तु या सेवा से आपको कोई नुकसान पहुंच गया है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने कोई दूसरा सामान खरीदा, आपने मिठाई खरीदी है, वो खराब आ गई है और उससे कोई नुकसान हो गया है, इलाज कराने डॉक्टर के पास गए, उसने गलत इलाज कर दिया है, तो न केवल उस वस्तु और सेवा का पैसा हम निर्माता से या प्रदाता या दुकानदार से वसूल कर सकते हैं, बल्कि उससे जितना भी नुकसान हमें हुआ है वो पूरा पैसा भी हम उससे वसूल कर सकते हैं। यह अधिकार आपको दिया गया। मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाए, मिठाई खराब आ गई और उसकी वजह से बच्चे बीमार हो गए, तो न केवल मिठाई का पैसा बल्कि पूरे बच्चों की बीमारी का पैसा आप उस मिठाई के दुकानदार से वसूल कर सकते हैं। हमारे किसान भाई खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, खराब आ गया, फसल चौपट हो गई, तो केवल खाद बीज का पैसा नहीं, पूरे फसल का पैसा उस खाद और बीज वाले से वसूल किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण कानून में दिया गया है। और इस कानून में इस अधिकार की पालना करने के लिए हर जिले में कंज्यूमर कमीशन बनाया गया है। अगर कोई भी शिकायत है या आपको चाहिए, कोई कंपनसेशन चाहिए, तो आप कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा करके कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये कमीशन 3 स्तर पर बने हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अगर 50 लाख रुपए तक का आपका कंपनसेशन है तो जिला स्तर पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर 2 करोड़ रुपए तक की शिकायत है तो राज्य आयोग में कार्रवाई कर सकते हैं, जो सभी राज्यों की राजधानी में है। और अगर 2 करोड़ से रुपए ज्यादा का आपका नुकसान है तो आपको नेशनल कमीशन में इसके लिए शिकायत दर्ज करानी होगी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील करने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर खुद अपना केस जाके वहां फाइल कर सकता है। अब तो हमने ये व्यवस्था कर दी कि ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है। और 5 लाख रुपए तक का अगर आपका नुकसान है तो उसके लिए कोई कोर्ट फीस भी नहीं लगती। बिना किसी कोर्ट फीस पे आप एक सादे कागज में जाकर अपनी शिकायत कंज्यूमर कमीशन में दर्ज करा सकते हैं। फैसला जल्दी हो इसका भी प्रावधान किया गया है, ताकि आपको बरसों तक लड़ाई न्याय की अदालत में नहीं लड़नी पड़े। कम समय में फैसला हो इसका भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। लेकिन हम में से कितने लोग इस कानून के बारे में जानते हैं? एक बात मैं गारंटी से कहता हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ठगा नहीं गया बाजार में। लेकिन कितने लोग हैं आप में से जो कंज्यूमर कमीशन में गए? किसी का है अनुभव? कोई साझा करेंगे? जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से कोई कंज्यूमर कमीशन में गया हो, इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए गया हो? और हम नहीं जाते, इसी का फायदा उठा करके बाजार में हमारा शोषण बढ़ता रहता है। हमें अपने इन अधिकारों के प्रति जागना होगा और उसके लिए हमने छठा और भी अधिकार आपको दिलाया है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। आपको जागरूक बनाना भी आपका एक अधिकार हमने बनाया है और उसी के लिए हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में आज भी इस कानून का फायदा उन लोगों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सका है जिन्हें इस कानून की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शोषित, पीड़ित, गरीब, किसान, मजदूर, ग्रामीण, उपभोक्ता, जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता थी, जानकारी के अभाव में इसका लाभ लेने से वंचित हैं। तो साथियों, उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा इसी बात की एक कोशिश है कि जो अधिकार हमने आपको दिलाए हैं, जो अधिकार आपको प्राप्त हुए उपभोक्ता कानूनों के जरिए, 86 के बाद भारी बदलाव के जरिए हमने एक नया कानून लाए 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका लाभ हिंदुस्तान के कोने कोने तक, गांव गांव तक जा सके
इस बात के लिए उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा हम निकाल रहे हैं और ये भारत यात्रा आज हरिद्वार में है। इस भारत यात्रा का एक और उद्देश्य है कि बहुत सारे कानून जो उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा खाद्य अपमिश्रण निवारण को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, आपको गुणवत्ता के प्रति जानकारी देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का कानून बनाना है। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी भी हमारे बीच हैं, वो भी आपको बताएंगी सोना आज कितना कीमती है। आप देख रहे हैं सोने के भाव कहां जा रहे हैं, चांदी के भाव कहां जा रहे हैं, और बाजार से हम सोना और चांदी जब खरीद के लाते हैं हमें नकली दे देते हैं, पता भी नहीं चलता। हमने 25 साल पहले मैंने खुद जाकर जयपुर शहर की 15 नामी दुकानों से, जिसमें जौहरी बाजार और एमआई रोड हमारे मेन मार्केट है, उनके गहने की दुकानें शामिल है, बड़ी दुकानों से सोना खरीदा। 15 दुकानों ने 22 कैरेट बता के जो सोना मुझे दिया, एक भी सैंपल 22 कैरेट का नहीं निकला जब हमने उनको चेक करवाया। उसके बाद भारत सरकार के साथ योजना बनी, भारतीय मानक ब्यूरो ने योजना बनाई और देश के 7 बड़े शहरों से, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इसी तरह सोने के सैंपल खरीदे गए। 83% नमूने फेल हो गए। 83% सैंपल उस प्योरिटी के नहीं पाए गए जिस प्योरिटी के वो बता के बेच रहे थे। उसके बाद एक योजना बनाई गई कि आखिर कैसे लोगों को सही सोना मिल सके, तो हॉलमार्क करके एक योजना हमने लॉन्च की। भारतीय मानक ब्यूरो उसको मॉनिटर करता है, जिसके तहत अब हर गहने पर ये निशान बनाना जरूरी कर दिया गया है। एक 6 नंबर का यूनिक कोड है, HUID नंबर हम उसको बोलते हैं, जिसको देख करके ये पता लग जाता है कि सोना किस क्वालिटी का है, किस प्योरिटी का है, कहाँ बना है, क्या उसका वजन है। लेकिन आप में से कितने लोगों को ही पता है? आज हिंदुस्तान के ज्यादातर शहरों में इसे कंपलसरी कर दिया गया 25 साल की हमारी लड़ाई के बाद, लेकिन फिर भी आप लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। जो शोषण के तरीके हैं बदल रहे हैं। MRP के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, तो उसका पेमेंट कैसे करते हैं? उस पर लिखी हुई कीमत को देख करके, इसको MRP बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि MRP से ज्यादा कीमत कोई नहीं ले सकता, ये तो पता होगा। और MRP से ज्यादा अगर कोई कीमत लेता है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ये भी आपको पता होगा, भले ही आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की होगी। लेकिन आप में से कोई मुझे एक ये बताइए, MRP होती क्या है? हम सब लोग देखते हैं खरीदते समय, क्या होती है MRP? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है अधिकतम विक्रय मूल्य, ज्यादा से ज्यादा कीमत। अब मेरी दुकान पे आए, कोई सामान खरीदने हैं, आप कहेंगे चश्मा कितने का है, मैं कहूंगा इसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 700 रुपए है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप मुझे? कम से कम कीमत मेरे से मांगो। कंज्यूमर का राइट क्या है? कम से कम कीमत। और हम बाजार में क्या लेके आ रहे हैं? प्रोडक्ट में लेके ज्यादा से ज्यादा कीमत। MRP पर हम खरीद के ला रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा कीमत घोषित है, इससे ज्यादा ली नहीं जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा कीमत है। लेकिन मार्केट में वो ट्रेंड ही बन गया है कि जो MRP छपी हुई इस पर आप पेमेंट कर रहे हो, आप समझते नहीं हो। MRP हमने इसलिए बनवाई ताकि इससे ज्यादा तो ले ही नहीं सके। वही शोषण का जरिया बन गई, क्योंकि इसी पे ट्रेड शुरू हो गया। आप में से कितने लोग जानते हैं कि MRP कैसे तय होती है? कोई बताएगा किसी भी वस्तु की MRP कैसे तय होती है? हम देख रहे हैं कि MRP देख के हम कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, MRP तय कैसे होती है? किसी को पता है? इतने सब लोग खरीदते हो, सब MRP देखते भी होंगे, डिब्बे में कीमत भी देखते होंगे। कभी जानने की कोशिश की कि MRP कैसे तय होती है? नहीं जानता ना, कोई नहीं जानता। मैं अलग अलग इस प्रदेशों में गया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सरकार तय करती है MRP, इसलिए हम मानते हैं कि MRP सही होगी। सरकार MRP तय नहीं करती है। हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने जो जीवन रक्षक दवाइयाँ और 4-5 चीजों को छोड़कर किसी पर भी प्राइस कंट्रोल लागू नहीं है। हिंदुस्तान में किसी भी वस्तु पर कीमत पर नियंत्रण नहीं है, इन 2-4 चीजों को छोड़कर। तो ये मैन्युफैक्चर ही तय करता है कि MRP कितनी छापनी है। इसके लिए कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई सरकारी नियम नहीं है। बनाने वाले को तय करना है कि उसमें इसको कितनी कीमत छापनी है, और हम लोग समझ रहे हैं कि वो सही कीमत हो गई, जबकि वो खुद कह रहा है ये तो मेरी तरफ से ज्यादा कीमत है। वो इस पे 10 रुपये लिखेगा, 100 रुपये लिखेगा, 500 रुपये लिखेगा। और इसीलिए आप देखो कि एक ही प्रोडक्ट एक जगह कम रेट में अवेलेबल है, वही थोड़ा सा नाम बदला दूसरी जगह ज्यादा रेट में, एयरपोर्ट पे चल जाओगे तो 300 रुपये में वही चीज मिलेगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि MRP कीमत नहीं है, मनमानी है, और हमें उसके लिए बार्गेन करना है। हमने सर्वेक्षण किया
50% प्रोडक्ट ऐसे थे जिन पे एमआरपी एक्चुअल कीमत से दुगनी से तिगनी छपी होती है। आपको बार्गेन करके आप उसकी रेट को कम करते हैं, और इसीलिए अब ट्रेंड, जब हमने इसका प्रचार करना शुरू किया, अभी ट्रेंड चलने लगा है कि बहुत सारे दुकानदार एमआरपी से नीचे बेचने लगे। यहाँ तक कि दवाइयों में 10% 5% का डिस्काउंट आपको देने लगे एमआरपी से नीचे, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर जाग रहा है। लेकिन ये सब कब सही होगा? जब आप जागोगे। जिनके लिए ये प्रावधान है उनको पता नहीं है, और इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। और कौन लोग उठाते हैं? वो व्यापारी जो संगठित हैं, जिनके बड़े बड़े एसोसिएशन हैं, लोकतंत्र में जो पॉलिसी को बदलवाने की ताकत रखते हैं अपने संसाधनों के जरिए, अपने पैसों के जरिए। और दूसरी तरफ हम उपभोक्ता संगठित नहीं है। हम शोषित हैं, पीड़ित हैं, इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक खुद नहीं मरेंगे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये संभव नहीं है मैं कहूंगा कि सामने वाला मर जाए स्वर्ग मुझे मिल जाए, खुद को मरना पड़ेगा। माँ भी बच्चे को दूध पिलाते थोड़ी देर टाल देती है, अगर वो रोना नहीं होता, हंस रहा है खेल रहा है तो थोड़ी देर बाद पिला देंगे भी खेल रहा है। हमें अपने अधिकारों की इस लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। ये पूरी अर्थव्यवस्था हमारे पैसे से चलती है, लेकिन जो सेंटर है कंज्यूमर, जिसके हिसाब से व्यवस्था चलनी चाहिए, उसकी जानकारी नहीं होने से, उसकी एकता नहीं होने से बाजार को दूसरी ताकतें चला रही हैं। हम बाजार के राजा हैं, लेकिन एक ऐसा राजा जो नाम के लिए राजा रह गया और काम सारा दूसरे लोग कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा है। तो उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए और संगठित करने के लिए एक प्रयास है। हमारा मानना है कि विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी हमें दिखा रहे हैं, तभी पूरा हो सकता है जब हम हिंदुस्तान के एक आम आवाम को, एक उपभोक्ता को समृद्ध बनाएंगे। समृद्धि का संदेश, सारे प्रदेश, पूरा देश समृद्धि का संदेश लेकर ये यात्रा आपके बीच में आई है। सुबह से शाम तक हम जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आती है। सिर्फ एक शर्त है कि कमर्शियल यूज हमने उसका नहीं किया हो, बेचने के लिए सामान नहीं खरीदा हो। अगर बेचने के लिए खरीदा है तो वो फिर बिजनेस के ट्रेड में आएगी, कंज्यूमर के लिए नहीं आएगी। अगर इस तरह की किसी भी चीज़ में आप गड़बड़ी पाते हैं तो आपको उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए, तभी हम लड़ पाएंगे अपने अधिकारों के प्रति, उनको संरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो दबाव में आकर के कई बार आपके दिए हुए अधिकार भी वापिस से छीनने का खतरा पैदा हो जाता है। साथियों, हरिद्वार की इस पावन धरती पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब इतने गणमान्य लोग, इतने बुद्धिजीवी, समाज को बदलने की ताकत रखने वाले लोग मेरे बीच है, उत्तराखंड में मेरा आना विफल नहीं जाएगा। आप में से कोई न कोई इस क्षेत्र में भी बदलाव का वाहक बनेगा, आगे आएगा, न केवल खुद के अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का कार्य है, जिसमें देश का राष्ट्रपति से लेकर गरीब से गरीब आदमी तक शामिल है। हमें इन अधिकारों के बारे में जानना है, समझना है, दूसरों को अवगत कराना है। आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में आपको समझना है। अगर आप कंज्यूमर कमीशन में नहीं जाना चाहते, ये एक छोटा सा कागज हमने बांटा है। जो हमारे उद्देश्य वो बता रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सिक्योरिटी। आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में डार्क पैटर्न, वेबसाइट से आप कोई भी चीज बुक कर रहे हैं, आपको मजबूरी की वो जो दिखा रहा है उसमें से आपको चुनना पड़ता है, और वो क्या दिखा रहा है वो नहीं दिखा रहा है जो हम देखना चाहते हैं, वो दिखाता है जो वो बेचना चाहता है। अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि आपका मोबाइल उन बातों को सुनकर आपको वो विज्ञापन दिखाने लगता है जिसकी बात आप कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके सोचने समझने का तरीका बदल दिया गया है, निर्णय करने की आपकी क्षमता को लकवा कर दिया गया है, और अब वो निर्णय कराते हैं कि उनको आपको क्या खरीदना है। आप सोचते क्या है और बाजार से खरीद क्या लाते हैं। इस मोबाइल फोन के अलावा शायद आप में से कोई भी, आपका परिवार का सदस्य, आपका रिश्तेदार आपकी आदतों से, आप क्या देखते हैं सोचते हैं, परिचित नहीं होगा, लेकिन ये सब जानता है। बहुत सारी चीजें हम छुप छुप के देखते रहते हैं, इसको सब पता है। बहुत सारी बातें हम करते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं है। हो सकता है मेरी पत्नी को नहीं पता, मेरे पति को नहीं पता, मेरे रिश्तेदार को नहीं पता, इसको सब पता है। और ये उनका फायदा उठा करके, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर आपका जा रहा है वो ट्रांसमिट होता है, दूसरी जगह भेजा जाता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका उपयोग करके
वो आपके निर्णय करने की क्षमता को बदल देते हैं, निर्णय करने के तरीकों को बदल देते हैं। उन सबसे हमें जागरूक रहने की जरूरत है। मोबाइल का डाटा सब जगह जा रहा है, और केवल मोबाइल का डाटा, जितने स्मार्ट डिवाइसेस आ गए हैं आपके घर में, टेलीविजन लगा है बेडरूम में, स्मार्ट डिवाइस वाला स्मार्ट टीवी आजकल सब घर में आ गया। आप इनसे कितने लोग जानते हैं कि टीवी को आप नहीं देख रहे, टीवी भी आपको देख रहा है, और न केवल देख रहा है, उसमें कैमरा इनबिल्ट है, वो आपकी फोटो दूसरी जगह भेज रहा है। आप में से कितने लोगों को पता है? ये जो तमाम नई तरह के नई टेक्नोलॉजी के खतरे आ गए, उनके बारे में भी हमें अवगत होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। साथियों, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हम सोचते हैं कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो शायद कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है। रामायण का एक किस्सा सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। जब सीता की खोज हो रही थी, सीता जी की खोज हो रही थी, सारे वानर और रीछ समुद्र के किनारे इकट्ठे थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि 400 योजन के समुद्र को कैसे लांघा जाएगा। आज वही स्थिति है। हमें लगता है समस्या इतनी गहरी है, सेल से हम सामान खरीद के लाए, सामान वापस देने के लिए जा रहे हैं, जाते ही नहीं ये सोच के कि सेल में खरीदा वापस देने का। अरे सेल में बेचा है तो वो कोई नकली या खराब माल देने के लिए थोड़ी बेचा है। सेल का मतलब है डिस्काउंट। सेल का मतलब ये नहीं कि आपको घटिया सामान दे दिया, अगर आपने सेल में भी खरीदा उसको बदलना पड़ेगा। तो जो समस्याएं 400 योजन का समुद्र वहां था, आज हमारे सामने 400 योजन की समस्या है। लेकिन तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी कि हनुमान, आप में वो शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। तो मैं आज जामवंत बन के आप सब हनुमानों को आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया हूं कि हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जरिए आपको शक्ति संपन्न बनाया है। लेकिन जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में अपनी ताकतों को भूल करके अब बाजार में शोषण का शिकार हो रहे हैं। और ये आपके हाथ में है कि आप इसमें किस प्रकार से बदलाव ला पाएंगे। साथियों, अपनी बात, क्योंकि मेरी बहुत लंबी बात पहले हो गई है, हर विषय सुबह से रात तक, सुबह उठने से सोने तक हम जितनी चीजें काम में लेते हैं कंज्यूमर के दायरे में आता है। मैं बताता रहूंगा, पूरा नहीं होगा। मैं जरूर चाहूंगा कि संवाद में आपके साथ हमारे क्वेश्चन आंसर अगर आपको करना चाहे, मैं जानकारी देना चाहूंगा। ये कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर इसके पीछे छिपा हुआ है 1915। अगर आप शिकायत करने नहीं भी जाना चाहते, आप केवल फोन पर पे अपनी शिकायत करके लाभ पा सकते हैं। इसके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी है, और व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। इसी तरह BIS का कंज्यूमर केयर ऐप है, अभी सरोज जी आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगी। उसके जरिए आप किसी भी चीज़ की जांच कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, और हर टॉपिक पर, हॉस्पिटल में गड़बड़ हो रही है, स्कूल में हो रही है, बैंक में हो रही है, बीमा में हो रही है, मैं बोलूँगा तो एक एक टॉपिक आधा घंटा लेगा। तो उसके लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ये उसका QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन कर लें, और कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें हमारे वीडियो हर सब्जेक्ट पे है। आप जिस सब्जेक्ट पे जानना चाहोगे उसका वीडियो आप खोल लें और सुन लें, तो आपको उसके ऊपर नॉलेज मिल जाएगी। सिर्फ नॉलेज ही आपको इस लड़ाई में जीता सकती है। यहाँ से अब आप जब जाएंगे ये जान करके कि आप अधिकार संपन्न है हनुमान जी की तरह, तो यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है? सीता की खोज तो करनी है, समस्या से तो लड़ना ही है, साथ ही बाकी सब लोगों के पास जाकर के आप जामवंत बन जाइए और उनको हनुमान जी बनाने की कोशिश कीजिए कि आपके पास ये ताकत है। और उसकी मदद करने के लिए आप पद्म प्रकाश जी बैठे हैं, सरोज जी है, हम है, हमारे नंबर है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा को भारत सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतनी देर बैठ करके मेरी बात को सुना, बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।